हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? होमवर्क करके आए हो भाई? आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है कंप्लीट हो जाना है। आई होप आप लोगों ने होमवर्क वगैरह किया होगा। और मैं तो भाई अपनी तरफ से देखो फाइनली खत्म कर दूंगा आज इस टॉपिक को। ठीक है, कल से बैठ गए? अच्छा चलो, तो एक मिनट में उसकी पीपीटी जो पीडीएफ है वो इंपोर्ट कर लेता हूँ एंड देन स्टार्ट करते हैं अपन जो है। यस, आज पूरा डीसीएस होगा भाई। कल से करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। आज हमें इस टॉपिक को खत्म कर देना है। आपका कुछ कंडक्टर में परेशानी आ रही होगी तो उसको भी मैं आज दूर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। वन में भाई कहां तक हो गया था हमारा डिस्कशन? वन कहां तक डिस्कशन हो गया था? अब तुम कोई वन बोलेगा, कोई टू बोलेगा, कोई थ्री पहले बोलेगा। एक तरफ से चलते हैं। वन कंप्लीट हो गया था क्या? वन कंप्लीट थोड़ी हुआ होगा। मेरे को बताओ, 30 तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? 30 से पहले कोई रह गया था कि कुछ? 30 तक हो गया था कि हमारा ये 28 29 रह गए? ओके, ये हो गए थे सारे। मैंने बोला था एक्सरसाइज 2 पहले करने के लिए। चलो, मैंने बोला था तो फिर तो 2 ही कर लेते हैं, और क्या है। मैं भूल गया हूँगा। एक्सरसाइज 2 में तो ज्यादा बचा भी नहीं था ना, हमारा डिस्कशन काफी हद तक हो भी गया था। चलिए भाई, पहले क्वेश्चन में किसी बच्चे को डाउट है क्या? फर्स्ट क्वेश्चन में, एक्सरसाइज 2 के फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट है किसी को? नहीं। सेकंड वाला क्लास में करा दिया बच्चों। थर्ड वाला पहले डिस्कस हो चुका है। फोर्थ वाला, ये यार इसमें कुछ फोर्थ वाले में डाउट है। Solid sphere of radius r and dielectric constant k has a spherical cavity of radius r by 4. Okay. A point charge q1 is placed in the cavity. Another charge q2 is placed outside the sphere at a distance of r from q1. Then Coulombic force of interaction between them is found to be F1. What is the when the same charge are separated by the same distance in vacuum, then the force of interaction between them is found to be F2. यार इस वाले में F1 कौन सा वाला है? F1 तो तब है जब आपने इसको इस कैविटी के अंदर रखा हुआ है। ऐसा ही है ना? then coulombic force of interaction between them is found to be F1 and the charge Q2 placed outside the sphere. इसके अंदर एक चार्ज रखा है आपने ना, यहां पे Q1 and this is Q2. इनके बीच का जो फोर्स है, the coulombic force of interaction between them is found to be F1. पहले F1 बोला है इन्होंने ना, पहले F1 बोला है। तो के न लिख के आप लिखोगे इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू के जो है एप्सिलॉन आर है बच्चों, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसको इन्होंने F1 बोला है। जब आप इन दोनों को वैक्यूम में लाके रख दोगे Q1 एंड Q2 को, देन फोर्स इज 1/4 पाई एप्सिलॉन
Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इज F2। अब अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दो, F2 डिवाइडेड बाई F1 इज इक्वल टू 1/k, और F2 आ जाएगा बच्चों 1/k के बराबर, F1/k के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये आ रहा होगा ना यहां से। नहीं, ये आ रहा है ना, F2 डिवाइडेड बाई F1 इज इक्वल टू 1/k। अच्छा, k ऊपर जाएगा। यार इसमें ये आ रहा है ना हमारा ए ऑप्शन। इसमें मुझे याद है इवॉल्व बैच में भी कुछ पंगा था इस वाले क्वेश्चन में ना, इसमें कुछ गड़बड़ थी। चलो इसको इसको अभी अभी के लिए छोड़ते हैं भाई, पता नहीं इसमें कुछ गड़बड़ है। वैसे तो ये कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट है किसी को? एक वही क्वेश्चन है जो पंगा करता है उसमें ना। 5th वाले में डाउट है किसी को? नो डाउट हो गया ना ये वाला तो। 6th वाले में डाउट है बच्चों किसी को? 6th वाले में, 6th वाले में अगर तुम लोगों को याद हो तो ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि दोनों एंड को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच वाले एंगल को बाइसेक्ट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एंगल 30 के बराबर होगा क्योंकि 90 है। ये पूरा एंगल कितना है बच्चों? ये 120 है, तो ये 30 के बराबर होगा, तो 15 डिग्री। ये 15 और ये वाला 15, सीधा आ जाएगा 45 डिग्री। इजी क्वेश्चन था। 7th वाले में डाउट है भाई किसी को? क्लास में कराया था ऐसा क्वेश्चन जो है। ठीक है, 8th वाले में डाउट है भाई किसी को? 8th वाले में 7th क्लास में हुआ ऋषि। डायपोल वाले में, डायपोल जिस दिन पढ़ाया था ना उस दिन डायपोल के साथ ही पढ़ाया था इसको, पूरा डिस्कशन प्रॉपर कराया उसका। सेंटर ऑफ मास वाले कॉन्सेप्ट से हो जाता है, सेंटर ऑफ चार्ज से। 3 पॉइंट चार्ज दे रखे हैं बच्चों आपने। एक रखा है y इक्वल टू ए पे, एक रखा है बच्चों यहां पे, एक ओरिजिन पे रखा है -2q, और एक रखा है बच्चों x इक्वल टू ए पे। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसको तो मैंने क्लास में ये भी कराया था यार। क्या कर रहे हो तुम लोग, क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो? एक डायपोल इधर बनेगा और एक डायपोल इधर बनेगा, और रिजल्टेंट आएगा √2 पी। पी होगा बच्चों Q इंटू ए के बराबर। यार आंसर। हाँ भाई, 9th वाले में डाउट है किसी बच्चे को? 9th वाले में डन। 10th वाले में डाउट है? ये तो मैंने, मुझे पता नहीं क्यों याद आ रहा है कि मैंने करा चुका हूं इन क्वेश्चंस को। 10th वाला भी डन। 11th करा दिया है मैंने क्लास में डिस्कस। 12th वाला बच्चों डाउट है किसी बच्चे को 12th वाले में? ये भी हो गया। 13th 13th मुझे दिखाई दे रहा है जो पूछा जा रहा है ना मेरे से। 13th वाला अच्छा क्वेश्चन है। देखो भाई यहाँ पे क्या दिया है इन्होंने, ऑन अ सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस 4r 3q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड सच दैट on one quarter plus q is uniformly distributed, on another quarter plus 2q। ओके, इस क्वार्टर में बच्चों प्लस 2q और इस वाले में प्लस का q है ओनली। along its axis a smooth non-conducting and uncharged pipe of radius 6r is fixed axially as shown। a ball of mass m and charge q is thrown from the other end of the pipe। the ball can come out of the pipe if मुझे यहां से इसको बाहर निकालना है बच्चों, इस बॉल को ना। तुम्हें ये पता है कि सबसे ज्यादा पोटेंशियल सेंटर पे होगा भाई, याद है रिंग के केस में पोटेंशियल सबसे ज्यादा सेंटर पे आता था, बाद बाकी जगह पोटेंशियल सब जगह पे कम होगा, सेंटर पे सबसे ज्यादा होगा। तो जब ये चार्ज सेंटर पे पहुंचेगा,
उस टाइम पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी बच्चों मैक्सिमम होगी एट सेंटर। अगर आपने इसको यहां से सेंटर क्रॉस करवा दिया तो ये दूसरी साइड निकल जाएगा, क्योंकि उसके बाद तो इस पर रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा बाहर की तरफ, ठीक है, फिर ये बाहर भाग जाएगा बच्चों। ये था बच्चों इसका कॉन्सेप्ट जो है। पाइप की लेंथ 6r के बराबर है, तो ये लेंथ हो जाएगी बच्चों 3r के बराबर। तो ये जो डिस्टेंस होगी ना चार्जेस से इस पॉइंट की, वो 5r के बराबर होगी। यहां का पोटेंशियल लिखो u इनिशियल। u इनिशियल होगी बच्चों q इंटू के। टोटल चार्ज है बच्चों 3q डिवाइडेड बाई 5r। यही होगी ना पोटेंशियल एनर्जी, यही होगी ना बच्चों। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कुछ देनी है, हाफ mv²। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बच्चों सेंटर पे, q इंटू के 3q डिवाइडेड बाई 4r के बराबर। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी जस्ट ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, ठीक है ना। फाइनल काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, मतलब जीरो से जरा सी बड़ी चलेगी। अगर आप इसको मिनिमम करना चाहते हो इनिशियल वाली को, तो यहाँ पे जीरो कर देना, ठीक है। कर लोगे इसको, u इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल टू u फाइनल प्लस का k फाइनल से सॉल्व कर डालो इसको, यू विल गेट द आंसर। ये इक्वल नहीं लगाना ना बच्चों, ये गलती कर रहा हूं मैं ही खुद, इसमें इक्वल नहीं लगाना। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो से जरा सी बड़ी होनी चाहिए। तो जो तुम्हारा इक्वलिटी वाला आंसर आ रहा है ना, वो इक्वलिटी वाला इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे जाके रुक गया ना, तो फिर आगे नहीं जाएगा वो। आपको वहां पे जरा सी स्पीड रखनी है, जरा सा बड़ा रखना है, उससे इक्वल पे क्रॉस नहीं करेगा वो, यहीं कहीं रुका रह जाएगा। ये रेडियस 4r दे रखी है ना, इसकी रेडियस 4r दे रखी है ना, ये चार्जेस 4r डिस्टेंस पे होंगे ना यहाँ से, तो ये 4r दे रखा है। तो ये समझो बच्चों यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली, कि जो ये पाइप है ना, अगर आप रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे ना, तो वो ऐसे आ रहा होगा। एक कंपोनेंट तो उसका इधर आ रहा होगा, एक कंपोनेंट शायद इस पाइप के परपेंडिकुलर आ रहा होगा। पाइप जो है बैलेंस कर देगा नॉर्मल लगा के, इधर वाले कंपोनेंट को तो बैलेंस कर देगा। इस वाले को काउंटर कराना है, जब आप यहां से वी दे के भेजोगे ना, तो इसकी वजह से वो स्पीड लूज करता जाएगा, समझ रहे हो। सेंटर पे जाके ये फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सेंटर पे जाके जीरो हो जाएगा, उसके इधर ये फोर्स इधर, और ऐसे होगा। नॉर्मल इसको बैलेंस कर रहा होगा, सेंटर को क्रॉस करवा दिया तो फिर ये इधर भाग जाएगा, फिर नहीं रुकेगा ये। नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड से बच्चों पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पोटेंशियल में वैसे भी आप जो है स्केलर सम कर रहे होते हो ना, आप इसका नॉन यूनिफॉर्म से, चाहे नॉन यूनिफॉर्म रिंग हो या कुछ भी हो, आप जब एक्सिस पे पोटेंशियल लिख रहे होते हो, तो वो तुम्हें पता है कि ये वाली डिस्टेंस चाहिए होती है तुम्हें, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये डिस्टेंस चाहिए होती है, के कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज द पोटेंशियल। अब ये क्यू यूनिफॉर्म हो नॉन यूनिफॉर्म हो, दोनों ही केसेस में सेम चलता है, ठीक है। स्केलर होने की वजह से टोटल चार्ज लिखते हैं, टोटल चार्ज कितनी डिस्टेंस पे, तो पोटेंशियल में पंगा नहीं होता। आगे भाई समझ में आप लोगों को, ये मैंने पोटेंशियल एनर्जी जो लिखी है ये वाली, सर जी वेलोसिटी क्या सेम होगा इनिशियल के जब वो पाइप से निकलेगा, यस सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक होगा तो जब वो पाइप से बाहर निकलेगा तो सेम वेलोसिटी, सेम स्पीड, हाँ सेम वेलोसिटी से बाहर निकलेगा, ठीक है। ऐसे करके आ जाएगा भाई, आज ये बी ऑप्शन आ जाएगा तुम्हारे पास। बढ़िया क्वेश्चन था ये। अगले पे आ जाओ भाई, ये मैंने शायद करा दिया था, ये तो मैंने करा दिया था आप लोगों को ना पिछले डिस्कशन में। 15th में कोई डाउट है भाई किसी को, 15वें में कोई डाउट है किसी को। पंद्रहवें में एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज माइनस क्यू, इसमें तो तुमने इसके दो कंपोनेंट कर लिए होंगे, एक ऐसे आया होगा एक ऐसे आया होगा, ये पी कॉस थीटा होगा ये पी साइन थीटा होगा, है ना। तो पी साइन थीटा वाले की वजह से इधर आ रहा होगा फोर्स, और पी कॉस थीटा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा होगा, तो फोर्स इस पर पीछे की तरफ लगेगा, नेगेटिव चार्ज है ना,
माइनस आई कैप डायरेक्शन में लगेगा 2kp cos थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यू इंटू क्यू। ये आंसर आ रहा होगा। ठीक है, ठीक है भाई, डायरेक्ट हो गया ना फॉर्मूले से। ओके, 16th वाला देखो बच्चों, ये जो दे रखा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लिखूं तो कोई बुरा मानेगा क्या? आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर की पावर 3, कोई बुरा मानेगा भाई? या मैं इसको ऐसे लिखूं, ए आर कैप डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। मेरे से ही पढ़े हो ना भाई तुम लोग इस टॉपिक को, अगर तुम मेरे से पढ़े हो इस टॉपिक को तो ये क्वेश्चन तो तुमसे चुटकियों में बन जाना चाहिए था। कराया था ना मैंने ऐसा कुछ। अब ये किसकी वजह से होता है ऐसा फील्ड? ऐसा फील्ड किसका होता है? ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता है बच्चों। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बिटवीन टू इमेजिनरी कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल ऑफ दिस एंड दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बच्चों ये है। एनर्जी डेंसिटी क्या होगी? हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर की पावर 4। ये वेरिएबल आ रही है एनर्जी डेंसिटी। क्या करना पड़ेगा? वो इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है भाई, कर लोगे अब? वो हाफ एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर की पावर 4, 4 बाई आर स्क्वायर डी आर करके आर से लेके 2r तक इसमें लिमिट लगा देना, एनर्जी आ जाएगी तुम्हारे पास। तुम लोगों को बड़ा खतरनाक लग रहा होगा ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, ये देखा करो बच्चों, देखो मैं तुम्हें स्टार्टिंग से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं और एक ही मेथड से करा रहा हूं कि आपको ये सोचना है कि अगर ये जैसे इनमें से एक गायब दे रखा हो ना, एक गायब दे रखा हो तो समझ लेना कि वो उस एक्सिस की वजह से है, आर वेक्टर। चलो, 17th वाले में डाउट है किसी बच्चे को? अब बन जाएगा ना इंटीग्रेशन जो है। 17th वाले में डाउट नहीं है। 18th, 18th में डाउट है भाई किसी बच्चे को? आई एम अ न्यू स्टूडेंट, प्लीज गाइड थ्रू योर कोर्स। कल से भाई, कल से वो करंट इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट करना। 17th भी बताना है। पोटेंशियल है आपको। क्या बोला इन्होंने? अंडर द दिस द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द स्फीयर, चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। एक काम करो बच्चों, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करो। माइनस का डीवी डिवाइडेड बाई डी आर, आर क्या पाता है? तो माइनस का एन ए आर की पावर एन माइनस 1, आर कैप आ जाएगा। और अगर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है तो तुम्हें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड किसके प्रोपोर्शनल होता है? आर के प्रोपोर्शनल। तो आर की पावर एन माइनस 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर होना चाहिए। एन माइनस 1 1 के बराबर होना चाहिए बच्चों, एन जो है 2 के बराबर होना चाहिए। दिस विल बी द आंसर। ठीक है, दिस विल बी द आंसर। क्या हो गया सर? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का अरे ये समझ में आया भाई। अरे तुम पंचायतों में मत लग जाओ यार, तुम लोग ना डिस्टर्ब मत करो। तुम्हें पता है मैं कितना पेशेंस के साथ डिस्कशन करा रहा हूँ, उसको गड़बड़ मत कराओ। मैं एक एक चीज तुम्हें रिलेट करवा रहा हूँ। देखो, जो क्वेश्चन तुमसे नहीं बन रहे वो भी तुम बना सकते थे। नहीं बने उसका क्या कारण था ये नहीं मुझे पता, लेकिन तुम बना सकते थे। मैं बस ये तो मैं रियलाइज कराना चाहता हूँ इस डिस्कशन से। देखो भाई, एक सॉलिड मेटेलिक स्फीयर है जिसका चार्ज 3q दे रखा है, कॉन्सेंट्रिक विद द स्फीयर ऑफ कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल -q चार्ज है बच्चों। रेडियस ऑफ द स्फीयर इज a एंड दैट ऑफ द स्फेरिकल शेल इज दिस। देखिए भाई, इसको करते हैं। यहां पे तुम्हें मेटेलिक स्फीयर दे रखा है और एक स्फेरिकल शेल दे रखी है। इसका चार्ज बच्चों 3q के बराबर है, इसकी रेडियस बच्चों a के बराबर है। सेल जो दे रखी है उसकी रेडियस b दे रखी है।
व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस दिस, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है बच्चों, सिर्फ इसकी वजह से होगा, हाँ भाई इसकी वजह से होगा बस, बस खत्म, लो डायरेक्ट ही आंसर आ गया था। 19th में डाउट है भाई किसी बच्चे को, कोई बच्चा अच्छा बच्चा पढ़ाई वढ़ाई करता हो, डाउट्स आउट आते हो उसको। 19 टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग हेमिस्फेरिकल शेल, नॉन कंडक्टिंग वर्ड में ढूंढता हूं बच्चों, यूनिफॉर्म है, each having surface charge density sigma and radius r from the form a complete sphere not stuck together and surround a concentric spherical conducting shell of radius r by 2, okay? दो कहां से आ गई फिर, charged hemispherical shell, okay? If hemispherical part are in equilibrium and minimum surface charge density of the inner conducting shell is, if hemispherical parts are in equilibrium, देखो बच्चों इन्होंने ये बोला है कि इसके अंदर आपने एक एक अंदर एक शेल रख दी है और ये इसके दो टुकड़े थे, ठीक है भाई, ये दो टुकड़े थे, तुम्हें पता है इन पे वो फोर्स लग रहा होता है बाहर की तरफ, इन दोनों टुकड़ों पे बाहर की तरफ फोर्स लग रहा होता है बच्चों, ठीक है? तो अब क्या होगा अगर मैं एक टुकड़े को देखूं, बस एक टुकड़े को, अगर हम यहाँ पे अलग से दोबारा डायग्राम बनाए और एक ही टुकड़े को अगर मैं कंसीडर करके चलूं, एक मिनट, ऐसा कुछ था, है ना? तो तुम्हें पता है इस पे बाहर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, वो जो अपन ने कैलकुलेट किया था ना, सिग्मा स्क्वायर अपॉन, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कितना आया था, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू पाई आर स्क्वायर, यही आया था ना, ठीक है ना? इतना फोर्स बाहर की तरफ लग रहा होगा। अब आपने मान लो इसको माइनस क्यू चार्ज दे दिया अंदर वाले को, अंदर वाले को माइनस क्यू चार्ज दोगे तो वो तुम इसको देख रहे हो, इसको अट्रैक्ट करेगा, ये माइनस क्यू चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये आ रहा है भाई समझ में आप लोगों को? आप क्या करोगे, आप यहाँ पे एलिमेंट लोगे, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। वैसे मुझे लगता है इसका कोई और भी मेथड होना चाहिए, मुझे क्लिक नहीं किया अभी तक ना, कुछ और भी मेथड हो सकता है इसका, आप में से किसी को क्लिक करे तो शेयर करना मत भूलना। सेल्फ एनर्जी थोड़ी पूछी है, इक्विलिब्रियम के लिए मिनिमम चार्ज डेंसिटी पूछी है अंदर वाले पे ना, अंदर वाले पे मिनिमम चार्ज डेंसिटी, तो रिंग एलिमेंट मानेंगे, इसका फोर्स ऐसे लग रहा होगा सेंटर की तरफ, ऐसे करके फोर्स लग रहे होंगे, उनके इधर वाले कंपोनेंट तो ऐड हो जाएंगे, इधर वाले कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है? ऐसे करके आप बोलोगे सर ये जो फोर्स होगा इसका, ऐसे करके इस एंगल को मैं थीटा बोल देता हूं, इसकी रेडियस, ये बड़े वाले की रेडियस कितनी दे रखी थी, बड़े वाले की रेडियस आर, अंदर वाले की आर बाई 2, तो इसकी रेडियस आर दे रखी है, तो बच्चों ये आर साइन थीटा हो जाएगा, है ना? और बच्चों ये जो होगा ये आर डी थीटा के बराबर होगा। तो फोर्स लिखो बच्चों, फोर्स, फोर्स में लिख रहा हूं देखो, के क्यू डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर, यहां पे फील्ड हर जगह पे, इंटू डी क्यू सिग्मा 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा, और एक कॉस थीटा और आएगा, क्योंकि इन फोर्सेस के इधर वाले कंपोनेंट चाहिए मुझे, वही ऐड हो सकते हैं, और 0 से लेके पाई बाई 2 तक बच्चों इसको इंटीग्रेट कर देना है, यू विल गेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस, यू विल गेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस। अब तुम्हारे पास आ जाएगा यहां से Q सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और Q सिग्मा आ गया साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2, तो 1/2 और आ रहा होगा, ये आ रहा है बच्चों फोर्स ना, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है दैट इज दिस वन। और रिपल्सिव जो हम लोगों ने कल
उसमें पढ़ा था ना पिछली क्लास में, तुम्हें बताया वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट जो बताया था मैंने, सिग्मा स्क्वायर अपॉन पाई, ये वाला दोनों फोर्स बराबर हो जाने चाहिए, क्यू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1/2 बराबर होना चाहिए बच्चों सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर। हाँ जी, 2 एप्सिलॉन नॉट से 2 एप्सिलॉन उड़ा दो, सिग्मा से सिग्मा उड़ा दो। अच्छा बच्चों, इसका सिग्मा बोल रहा हूँ, सिग्मा डैश, सिग्मा डैश किसके बराबर होगा, q डिवाइडेड बाई 4 पाई r/2 का स्क्वायर के बराबर होगा या नहीं होगा, इसकी रेडियस तो r/2 है ना, अंदर वाले की रेडियस। सर r वेरी क्यों नहीं हो रहा है, कौन सा वाला r, इस रिंग के लिए इसकी रेडियस तो वेरी कर रही है ना ये r sin थीटा, रिंग की रेडियस तो वेरी कर रही है, रिंग की रेडियस तो वेरी कर रही है भाई, जो रिंग एलिमेंट लोगे r sin थीटा मैंने लगाया देखो 2 पाई r sin थीटा इनटू r d थीटा। अब देखो बच्चों ये जो आ रहा है ना, q को आप ये रख सकते हो, q की वैल्यू क्या रख सकते हो, सिग्मा डैश, जो आपको पता करना है, 4 से 4 कट जाएगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर, ये कट जाएगा ना 4 से 4, तो q की जगह पर सिग्मा डैश पाई आर स्क्वायर रख दो बच्चों। तो जो सिग्मा डैश आएगा बच्चों वो 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा के बराबर आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ये नेगेटिव होगा ना, ये माइनस का है, माइनस का है, तो माइनस का 2 टाइम्स सिग्मा के बराबर आ गया। इंटीग्रेशन के एलिमेंट को फिर से बता दीजिए आप यार, देखो रटवाऊंगा मैं तुम्हें, कितनी बार बताता रहा हूं, तुम्हें कभी समझ में नहीं आने वाला। मेरे को एक बात बताओ कि यहाँ पे जो माइनस क्यू चार्ज है ना, इस वाले पे, अंदर वाले पे, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो तुम तो बस मेरे को ये बताओ इसमें फोर्स कैसे लग रहा होगा, इस पे ऐसे लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा। अब इस फोर्स को अगर तुम्हें लिखना है तो कैसे लिखोगे, अगर तुम्हें ये फोर्स लिखना है तो कैसे लिखोगे, तो फोर्स लिखना है तो तुम ज्यादा अच्छा रहेगा ना, ये वाला ऐसे एलिमेंट ले लो एक, आप बोलोगे सर ये एलिमेंट ले लेते हैं यहां से यहां तक ना, यहां से यहां तक एक एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है, यहां से यहां तक एक एलिमेंट ले लेते हैं, तो ये कौन टाइप का बन जाएगा, और इस पे लगने वाले जो फोर्सेस के ये वाले कंपोनेंट होंगे वो हमारे इंटरेस्ट के हैं, ये वाला फोर्स इधर, इसका इधर वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट, यही वाले कंपोनेंट हमारे काम के हैं, बस ये किया है मैंने, रिंग एलिमेंट ले लिया इस पे, ये वाला, और इसको सॉल्व कर लिया। सो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों ने। दोनों हेमिस्फेयर को एक क्यों कंसिडर किया, वो हेमिस्फेयर जो थे ना, उन दोनों को इकट्ठा करके ऐसे रख रहे हैं, अंदर बस माइनस चार्ज रख दे रहे हैं, जिससे कि उनके बीच में जो रिपल्सन लग रहा है उसको कंपेंसेट किया जा सके, मतलब उसको बैलेंस किया जा सके, इक्विलिब्रियम में रखा जा सके, नहीं तो वो दोनों एक दूसरे के रिपल्सन से भाग जाएंगे। आप वेव ऑप्टिक्स की क्लास अटेंड करना चालू कर दीजिए आज शाम से, ठीक है। ठीक है भाई, यहां तो समझ में आया, टाइम तो 10:30 बजे रात को, जितना उसके लिए वेव रिक्वायर्ड है ना वो मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है, तुम पढ़ना चाहो उसको अभी कंप्लीट करना चाहो कर लो, जितना भी रिक्वायर्ड है मैं पढ़ा दूंगा उसके लिए। हाँ भाई, 20th वाले में डाउट है किसी बच्चे को, 20th में नेट पोटेंशियल एट ए लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, सेंटर पे पता कर लो वही होगा ए का, नेट बोला है ना उन्होंने, नेट इक्विपोटेंशियल होता है, सेंटर पे पता कर लो इसकी वजह से, ये बच्चों 90 डिग्री एंगल है तो ये होगा r अपॉन cos फाई के बराबर। हाँ भाई हाइपोटेनस है ना ये, तो 2 मतलब ये कितना होता था, kp डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, यही होता है ना यहाँ पे पोटेंशियल। हाँ भाई, डायपोल की वजह से किसी भी आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल kp बाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, लो आ गया आंसर,
सीधा आंसर आ गया, जो सेंटर पे पोटेंशियल होगा वही ए पॉइंट पे होगा। खत्म, तुमने पता नहीं क्या पूछा। 21 में डाउट है बच्चों किसी को? 21 में, 21 टाइप का मैंने क्लास में कराया था बच्चों, आप लोगों को याद हो तो। ये कराया था मैंने तुम्हें ना, ये वाला कराया था, है ना? ये तुम क्या करो, बस इस डायपोल के दो कंपोनेंट कर लो, पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा, बस। ये आ रहा होगा बच्चों। देखो ये पोटेंशियल एनर्जी देख रहे हो तुम, इनकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ फोर्स से रिलेट हो रही होती है ना? वेव ऑन स्ट्रिंग अपडेट में दे दीजिए। वेव ऑन स्ट्रिंग अभी कहां से हुआ? 22 में डाउट है बच्चों किसी को? 22 में, क्वेश्चन नंबर 22 में नहीं है डाउट? ये हो गया, इसमें भी डाउट है यार। तुम इस रास्ते क्यों ला रहे हो? तुम तो पहले ऐसे ले जाओ, यहां तक ले जाओ। कोई वर्क करना पड़ेगा क्या? नहीं, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। अब इन दो का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लिख सकते अपन? कराया मैंने तुम्हें वो जो इक्विपोटेंशियल वाला जो कॉन्सेप्ट बताया था। इवॉल्व में अभी कोई लेक्चर नहीं हुआ वेव ऑप्टिक्स का। वेव ऑप्टिक्स आज स्टार्ट होगा। अरे वो आंसर गलत नहीं है, वो टू को उन्होंने कंपेंसेट कर दिया है। के, टू के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर होता था ना, टू के लैम्डा, तो हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln 2 आ रहा होगा तुम्हारा। इस 1/2 को अंदर ले गए, वो √2 कर दिया है। अबे इसको तो देखो। अबे इधर ला रहे हो ना, इधर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो वर्क पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव आ रहा होगा इससे वर्क, ये नहीं होगा। देखा करो ना कई बार, फिर अगर तुम्हें फॉर्मूले में गड़बड़ लगा करे तो कॉमन सेंस लगाया करो। तुम जब ऐसे लेके आ रहे हो इसको, तो तुम्हें पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? वर्क रिक्वायर्ड दैट मस्ट बी पॉजिटिव और अकॉर्डिंग टू दिस दिस विल बी नेगेटिव। ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है बच्चों? हाँ चलो कोई ना, गलतियों से ही तो सीखोगे। इसमें डाउट है किसी बच्चे को? क्लास में कराया था इसका, तो पोटेंशियल वाला भी कराया, मैं इसको नहीं कराने वाला भाई। देखो बच्चों, ऐसे ऐसे इसे कहते हैं दुखी करना। मतलब मैं अगर क्लास में पढ़ा चुका हूँ, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ, अंदर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना तो मैं वेरिएबल क्वेश्चंस, वेरिएबल चार्ज डेंसिटी वालों में करा चुका हूँ। तुम अगर इसको फिर पूछ रहे हो, मतलब या तो तुम मेरी क्लास के नहीं हो, तुम सिर्फ ये शीट में मस्ती करने आए हो, यहाँ पे डिस्कशन कर लेते चलो कोई बात नहीं, या क्लासेस अगर अटेंड कर रहे हो रेगुलरली तो आपको ये डाउट हो नहीं सकता। फालतू के डाउट मत पूछो, जहां मुझे पता लगेगा तो फिर मैं फालतू को चिल्ला दूंगा। जहां मुझे लगेगा कि यार तुम फालतू का वो कर रहे हो। चलिए 24 में डाउट है क्या? 24, 24 में दो बच्चों को डाउट है। Point P lies on the axis of the dipole if the dipole is rotated by 90 डिग्री एंटी-क्लॉकवाइज। तो यहां पे था बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा रहा होगा। अब आपने 90 डिग्री इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, तो पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आता है, तो क्लॉकवाइज घूम जाएगा 90 डिग्री। क्या था इस क्वेश्चन में? 25 में डाउट है किसी बच्चे को? 25,
आज भी पता नहीं क्या हो रहा है इस बैच में। चलो खैर मैं तो बता देता हूं फिर भी। द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द रॉड इज, एक काम करो, क्या इसका सेंट्रोमास कहीं जाएगा? नहीं, क्योंकि नेट चार्ज इसका जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों यूनिफॉर्म है। नेट चार्ज जब जीरो होता है ना तो नेट फोर्स बॉडी पे जीरो लगता है, तो सेंट्रोमास बच्चों यहीं रुका रहेगा। अब एक काम करो, बस तुम तो आधी रॉड पे लगने वाला टॉर्क लिख लो, नीचे वाली के लिए डबल कर देना। आधी रॉड पे कितना टॉर्क लग रहा होगा, तो आप यहां से एक्स डिस्टेंस पे जाओ, dx लेंथ का एलिमेंट लो, ये फोर्स लग रहा होगा यहाँ पे E इंटू डी क्यू के बराबर। ये एंगल थीटा दे रखा है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स साइन थीटा आएगी, जो छोटा सा टॉर्क आएगा df, ई डी क्यू कितना है, लैम्डा इंटू डी एक्स डिवाइड इंटू साइन एक्स साइन थीटा। इसको इंटीग्रेट कर दो जीरो से लेके एल तक, इसका डबल कर देना, तो टॉर्क आ जाएगा तुम्हारे पास ना नेट। ई कॉमन आ जाएगा, ई जो होगा वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, लैम्डा साइन थीटा और एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आ रहा होगा, एक यहाँ पे 2 ये आ रहा होगा। कर लो सॉल्व इसको, ये आंसर आ जाएगा। सर सेंट्रोमास पे चार्ज को रख के बनाया है। देयर इज अनदर मेथड। आप क्या करोगे कि इस पॉजिटिव चार्ज को इसके सेंट्रोमास पर रख दो, इस नेगेटिव चार्ज को इसके सेंट्रोमास पर रख दो, एक डायपोल बनेगा, ठीक है ना, एक डायपोल बनेगा बच्चों। और वो P जो होगा उसका वो होगा लैम्डा इंटू एल, ये तो चार्ज हो गया पॉजिटिव वाला, इंटू इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी एल के बराबर होगा, ये बन गया डायपोल। और तुम्हें पता है कि टॉर्क जो होता है E क्रॉस P के बराबर होता है, P क्रॉस E के बराबर, P क्रॉस E, तो पी ई साइन थीटा लैम्डा एल स्क्वायर साइन थीटा, ई की जगह रख देना सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यू विल गेट द सेम आंसर। ठीक है, यू विल गेट द सेम आंसर। सर क्वेश्चन नंबर 22 मैं बता चुका हूं यार ना, 22 को पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये अच्छी अप्रोच लगी आपको? ठीक है, इससे कर लीजिए। चलिए भाई 26 में कोई डाउट है बच्चों किसी को? 26 में एक बच्चे का, बस एक बच्चे का छोड़ सकते हैं। 27 में डाउट है बच्चों किसी को? 27 में नो डाउट, दो बच्चों का। डायपोल मूवमेंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज प्लस क्यू एंड यूनिफॉर्मली आर्क ऑफ रेडियस आर एट एन एंगल पाई बाई 2 एट इट्स सेंटर। क्या हो गया भाई? डायपोल मूवमेंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन एन आर्क ऑफ रेडियस आर सबटेंडिंग एट एन एंगल, ये ऐसा है, ठीक है भाई, ऐसा कुछ है। यहां पे एक माइनस क्यू चार्ज रखा है, इसका सेंटर कहां पे आता है? 2r/पाई पे आता है बच्चों, मतलब ये डिस्टेंस √2 इंटू 2r/पाई के बराबर होती है, तो आ जाएगा यहां से q इंटू √2 इंटू 2r/पाई। सेंटर ऑफ चार्ज वाला कॉन्सेप्ट लगाओ ना, ठीक है, सेंटर ऑफ चार्ज वाला। यस 28 में डाउट है बच्चों किसी को? 28 28 को तुम ऐसे देख सकते थे, अगर तुम इसको ऊपर से देखो ना तो तुम्हें ऐसा कुछ दिखाई देगा, ये वायर हो गया, ऐसा दिखाई देगा। अब बस यहां से थीटा एंगल पे जाना और डी थीटा का एंगल सबटेंड करवाते हुए इस वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा इधर, 2 के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, ऐसे ही होगा।
बस इसके फोर्स के दो कंपोनेंट कर लेना, इसका चार्ज dq लिख लेना, दो कंपोनेंट करके इंटीग्रेट कर देना 0 से लेके पाई तक। अब रॉड की वजह से इस पे लिखो फोर्स, इसकी वजह से इस पे मत लिखो, रॉड की वजह से इस पे लिखो। तो इन्होंने इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द सेमी सर्कुलर रॉड चार्ज विद दिस। ठीक है बच्चों, हो जाएगा। ऐसे देखोगे ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये ऐसे रिपेल कर रहा होगा ना इसको, ऐसे ऐसे रिपल्सन हो रहा होगा, अब हो जाएगा। 29th में डाउट है भाई किसी बच्चे को? 29th डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। सॉलिड सिलेंडर के अंदर रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर जो है 1 अपॉन आर के प्रोपोर्शनल आता है। ठीक है, क्लास में कराया है ये वाला मैंने तुम्हें। मतलब मेरी क्लासेस अटेंड करने के बाद तुम्हें एक भी क्वेश्चन नया नहीं लगेगा इसमें ना, तुम्हें लॉजिक जो है दिखेगा कि हाँ यार ये सब तो कर ही सकता था मैं। 30th में डाउट है बच्चों किसी को? 30th वाले में 31 में डाउट है किसी बच्चे को? 31 में ये शीट काफी बड़ी हो गई है। 31 A large solid sphere of uniformly distributed charge has a smooth narrow tunnel at the center. Initially at rest from the sphere, rest far from the sphere approaches along the line of tunnel. ठीक है, reaches its surface with a speed v and passes through the tunnel. Its speed of this at the center. देखो भाई, जब इन्फिनिटी से छोड़ा, ये लार्ज है, लार्ज, इसका मास वगैरह नहीं दे रखा, मतलब इसको रेस्ट पे कंसीडर करना है। यहां से तुमने चार्ज को रिलीज किया, तो जब ये यहां पहुंचा तो इसकी स्पीड v के बराबर है, माइनस क्यू चार्ज था। अच्छा बच्चों, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? 0। फाइनल कितनी हो गई है? माइनस का k कैपिटल क्यू, क्यू डिवाइडेड बाई आर के बराबर हो गई है बच्चों। हाँ, नेगेटिव चार्ज है ना ये, तो ये इतनी घट गई है, पोटेंशियल एनर्जी इतनी घट गई है, मतलब k कैपिटल क्यू, क्यू डिवाइडेड बाई आर हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। ये समझ में आया बच्चों? सेंटर पे जो होता है ना बच्चों, सेंटर पे पोटेंशियल वो 3/2 टाइम्स होता है सरफेस का, तो और घटेगी यहां तक, और घटती जाएगी। अब जो यू फाइनल डैश होगा सेंटर पे वो माइनस का 3/2 के क्यू डिवाइडेड बाई आर के बराबर होगा। अब इसको हाफ एम वी डैश स्क्वायर के बराबर कर दीजिए, यहाँ पे वेलोसिटी वी डैश बोल दीजिए। तो तुम देखोगे वी डैश जो आ रहा होगा रूट के अंदर 3/2 के क्यू, क्यू डिवाइडेड बाई आर आ रहा होगा, वो वहां से चेक कर लीजिए, मतलब एम भी आ रहा होगा, 2 भी आ रहा होगा, वो चेक कर लीजिए, ये आ जाएगा 3/2 वाला फैक्टर आ जाएगा। एम नीचे आ रहा होगा, एक 2 ऊपर आ रहा होगा। कर लोगे सॉल्व? अब तो कैलकुलेशन है इसमें ना। 3/2 कैसे? ऋषि तेरी कौन सी क्लास है मेरे मेरे बैच में? कौन सी क्लास है भाई? तू मेरी क्लासेस अटेंड करता है? या देखो, ये हरकतें करोगे ना, ये मैंने क्लास में नहीं पढ़ाया था तेरे को यहाँ पे कि पोटेंशियल सेंटर पे जो होता है वो 3/2 टाइम्स होता है। ग्राफ नहीं बनाया था वो पैराबोला और वो जो मैंने बताए थे तुम्हें, सरफेस के बाद डाउनवर्ड पैराबोला होता है ये कर्व। तो झूठ तो मत बोलो कम से कम मेरे को। झूठ मत बोलो मेरे से ना, मेरे को झूठ से नफरत है। ये पढ़ाया है मैंने, नहीं देखी, कम से कम अटेम्प्ट करने से पहले आपको देखना चाहिए। कल ही एक कहानी सुनाई थी मैंने तुम्हें कि आप किसी भी काम के लिए जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए आपके पास क्या क्या है। आप अगर सोच रहे हो कि आप मेरी क्लासेस अटेंड किए बिना अगर शीट को सॉल्व कर दोगे और फिर मेरे को दुखी करोगे यहाँ पे, तो फिर कोई फायदा नहीं होना तुम लोगों को ना, तुम औरों का टाइम बर्बाद कर रहे हो और कुछ नहीं। चलिए, 32 में डाउट है किसी बच्चे को? 32 में 33 में डाउट है बच्चों किसी को? 33 में
34 में डाउट है किसी को? 34 में? थर्टी फाइव? बस डांटने की देर थी क्या? डांटने के बाद मतलब है कितने डाउट कम हो गए? तो फिर तो ये काम मैं पहले ही कर देता, टाइम बर्बाद हुआ इतना सारा। जेन्युइन डाउट देखो, तुम लोगों ने देखा है कि मैं डाउट बताने में कभी भी इम्पेशेंट नहीं होता। मतलब मैं एक एक बच्चे का साथ लेके चलता हूँ, लेकिन जब मुझे कोई बच्चा मिसयूज करता दिखता है ना, तो मुझे गुस्सा आता है। मेरी क्लासेस अटेंड करो आप, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपसे क्वेश्चन मतलब लाइक बनने चाहिए, या नहीं बन रहे तो फिर मुझे उसको, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा कि क्यों नहीं बन रहे। चलो, ये सब तो हो गए थे हमारे। ये सब तो कर लिए थे हम लोगों ने डिस्कस। ये गॉस थ्योरम वाले जो थे, एप्लीकेशन वाले कराए थे ना काफी डिटेल में मैंने। ओके, ये हो गया था यहां तक। ट्वेल्थ से बोल रहे हैं? ट्वेल्थ वाले में डाउट है किसी बच्चे को? ट्वेल्थ वाले में नो डाउट। थर्टींथ वाले में डाउट है किसी बच्चे को? थर्टींथ वाले में अब डांटूंगा नहीं, अगर किसी को डाउट है भी तो बता दूंगा। चलो, अब डांटने वाला फेज ओवर। नहीं नहीं, डाउट हो तो पूछ लेना। तुम यार, अब तो मुझे मुझे एक्चुअली कुछ नहीं, अब नहीं डांटूंगा। थर्टींथ में किसी को डाउट नहीं है। पर हाँ, एक दो बच्चे का होगा तो मैं छोड़ के चलूंगा, ठीक है? एक दो बच्चे का छोड़ के चलेंगे। वो मतलब लाइक उन बच्चों की कुछ अलग परेशानी रही होगी। चलो, फोर्टींथ में डाउट है किसी बच्चे को? फोर्टींथ में? फोर्टींथ? एक बच्चे का डाउट। फोर्टीन, दो, तीन। पोटेंशियल ए at a point A is 3 volt and at a point B is this. The electron is moving towards। अच्छा, ये चीज मैंने तुम्हें बताई नहीं थोड़ी सी ना। देखो बच्चों सुनो, जब एक चार्ज जैसे हायर पोटेंशियल पे, ये लोअर पोटेंशियल हो गया। अब एक कॉन्सेप्ट सीख लो, ठीक है बच्चों? तुम्हें पता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। पोटेंशियल किधर घट रहा है? इधर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बच्चों कुछ ऐसा रहा होगा। तो एक आइडिया ले सकते हैं हम लोग ना। तो अगर यहाँ पे आपने पॉजिटिव चार्ज रखा, तो उसकी टेंडेंसी होगी इधर भागने की। पॉजिटिव चार्ज बच्चों हमेशा लोअर पोटेंशियल की तरफ भागेगा, क्योंकि उधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, उसकी टेंडेंसी बच्चों ऐसी होती है। तो दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डेल्टा वी है। और अगर आपने इसको यहां से रेस्ट से रिलीज किया बच्चों, तो इसके पास जो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी ना, वो क्यू डेल्टा वी के बराबर होगी। जबकि नेगेटिव चार्ज की उल्टी टेंडेंसी होती है बच्चों। नेगेटिव चार्ज की टेंडेंसी क्या होती है? उल्टी। क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगता है उस पर। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स इस पे इधर लगेगा, तो अब ये इधर की तरफ भागेगा। तो जब नेगेटिव चार्ज होगा बच्चों, वो यहां से जब निकलेगा ना, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्यू डेल्टा वी के बराबर होगी। या आप बोल सकते हो काइनेटिक एनर्जी, अब ये तो रेस्ट से लिया था मैंने, तो इतनी आई। मतलब वैसे वो होता है डेल्टा के। डेल्टा के बच्चों क्यू डेल्टा वी के बराबर होगा, ठीक है ना? क्यू डेल्टा वी के बराबर। या फिर आप डेल्टा के इज इक्वल टू लिख सकते हो माइनस का डेल्टा यू, और इसको लिखोगे क्यू इंटू डेल्टा वी के बराबर। इसको लिखोगे माइनस का क्यू इंटू वी फाइनल माइनस का वी इनिशियल, ऐसे लिखोगे। इसको बस साइन के साथ पुट कर देना। साइन के साथ पुट कर देना बच्चों इसको ना, तो तुम्हारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा है, यहां पे मैंने क्या कंसीडर किया? फ्री कर दिया इसको ना। इसको कहते हैं बच्चों एक्सेलरेट कराना। चार्ज को एक्सेलरेट कराया। जब बोलते हैं ना अपन कि डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस हमने चार्ज को एक्सेलरेट कराया, ठीक है? तो वो ये होता है, ठीक है? सो यहाँ पे ऐसे करके आप एक्सेलरेट करा रहे हो, तो काइनेटिक एनर्जी ऐसे चेंज कर रहे होते हो। अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स लगा रखा है, काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं होने दिया, तो एक्सटर्नल फोर्स डेल्टा यू के बराबर होगा। जैसे अगर आपसे बोला किसी ने वर्क डन बाय एक्सटर्नल, तो बच्चों को डेल्टा यू के बराबर होगा, अगर आप काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं कर रहे हो तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल किसके बराबर आ जाएगा? अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जा रहे हो, तो क्यू डेल्टा वी, मतलब वी फाइनल माइनस का वी इनिशियल। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, और फाइनल पोटेंशियल अगर ज्यादा है, हायर पोटेंशियल पे लेके जा रहे हो, तो तुम समझ रहे हो पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा आपको।
ये पॉजिटिव और फाइनल पोटेंशियल अगर जाता है तो ठीक है भाई, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? तो अब इस क्वेश्चन में आ जाते हैं कि ए का पोटेंशियल इतना दे रखा था, बी का बच्चों 7 वोल्ट दे रखा था, ए और ये हो गया बी। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है? हायर की तरफ भागता है वो, तो इधर भाग रहा है बच्चों। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आएगा ना बच्चों डेल्टा के, वो क्यू डेल्टा बी के बराबर होगा। वैसे तो माइनस का क्यू डेल्टा बी के बराबर होगा, माइनस का क्यू डेल्टा बी के बराबर, लेकिन जब क्यू की वैल्यू रखोगे माइनस का ई, डेल्टा बी रखोगे बच्चों 7 माइनस का 3, तो आ गया ना देखो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। तो जो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज हुआ 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हुआ। इट मस्ट हैव काइनेटिक एनर्जी एट बी टू रीच ए। अब अगर आप उल्टा कर रहे हो, आप इसको इलेक्ट्रॉन मूविंग टुवर्ड्स ए, अच्छा उल्टा चल रहा है क्या? अब अगर बच्चों इधर आ रहा है 3 वोल्ट और यहाँ पे 7 वोल्ट, तो ये आना ही नहीं चाहेगा इलेक्ट्रॉन इधर ना, तो आपको इसको कुछ काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी इनिशियल नॉन जीरो, तभी ये इधर की तरफ आएगा, लूज करेगा एनर्जी ना। इट मस्ट हैव काइनेटिक एनर्जी टू रीच एट बी टू रीच ए। इतनी काइनेटिक एनर्जी कम से कम इसके पास होनी चाहिए, जो इसने गेन की है ना, अगर आप उल्टा भेजोगे तो इतनी एनर्जी होनी चाहिए इसके पास। इट नीड नॉट टू हैव काइनेटिक एनर्जी, नहीं गलत है। इट टू रीच एट ए इट मस्ट हैव एनर्जी मोर देन और इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप इतनी दोगे तो इतनी लूज होनी होनी है यहां तक आने में, क्योंकि यहां से यहां तक जाने में वो गेन की थी, उतनी लूज हो जाएगी यहां से यहां तक जाने में। अगर उससे ज्यादा होगी तो भी पहुंच जाएगा और आगे निकल जाएगा इससे। समझ गए बच्चों? ये समझ में आया आप लोगों को? वो ही घुमा फिरा के दोनों से एक ही बात की जा रही है। व्हेन इट रीचेस एट ए इट विल हैव काइनेटिक एनर्जी मोर और एट लीस्ट इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इफ इट इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट बी। अगर तुम बी से रिलीज करोगे, हायर पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करोगे, भाई ये इधर जाएगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं। वो पॉजिटिव चार्ज नहीं है, पॉजिटिव चार्ज लोअर की तरफ भागता है और नेगेटिव चार्ज हायर की तरफ भागता है। गॉट इट? ध्यान रखना बच्चों, इलेक्ट्रॉन था। 15th में डाउट है किसी बच्चे को? 15वें में? 16, 17, देखिए भाई मेरे डांटने का अगर आपको बुरा मानना है वो एक अलग बात है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने गलत बात पे नहीं डांटा है। सो इफ यू हैव डाउट्स जस्ट आस्क। टीचर की डांट का कभी बुरा नहीं मानना चाहिए, टीचर की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए भाई, ठीक है? मानोगे तो तुम्हारा घाटा, नहीं मानोगे मतलब डांट का बुरा मानोगे तो तुम्हारा घाटा, डांट का बुरा नहीं मानोगे तो तुम्हारा फायदा। घाटा बस इतना है कि डांट पड़ी, लेकिन उसका फायदा बहुत होगा। ठीक है, तो एक तो गलतियां मत करो फिर उस तरीके की। ठीक है, 17 डाउट है। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल along the x-axis is as shown this. The correct statement about this is, देखो बच्चों, एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कमेंट करना है बच्चों। E इक्वल टू माइनस का dv डिवाइडेड बाई dx होगा या नहीं होगा? एक्स कंपोनेंट डेल बी डिवाइडेड बाई डेल एक्स, यही होगा। तो जहां पे इसका स्लोप जो होता है ना v वर्सेस x का स्लोप, जैसे यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पोटेंशियल, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों पॉजिटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव है पोटेंशियल स्लोप, तो यहाँ पे नेगेटिव होगा। x कंपोनेंट ऑफ c इज अलोंग दी पॉजिटिव x एक्सिस, सही है। a पे नेगेटिव x एक्सिस की तरफ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, b पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। चलो ये आ जाएगा यहां से तुम्हारे पास, ठीक है? बस स्लोप चेक करना था। एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यही होता है ना, माइनस का डेल बी डिवाइडेड बाई डेल एक्स, ठीक है? तो यहां से आ जाएगा तुम्हारे पास। 18वें में डाउट है बच्चों किसी को? 18th, ये शायद मैंने तुम्हें करा दिया है, ठीक है? ये मैंने वो जो ग्रेडियंट वाला, वो जो कर्ल वाला, कर्ल इक्वल टू जीरो चेक करते हैं, याद है वो? आई कैप, जे कैप, के कैप,
डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड, फिर एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट। जब ये जीरो होता है तो ये कंजर्वेटिव होता है। सो इसमें बिना किसी कंडीशन के आ रहा था, कोई कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, सारे अपने आप जीरो हो रहे थे, इसलिए इसमें ये ए और बी की हर एक वैल्यू के लिए ऐसा हो रहा था ये। ठीक है। हाँ भाई, 19th वाले में डाउट है किसी बच्चे को? 19th वाले में 19 डाउट है। ओके। A particle of charge 1 microcoulomb and mass 1 gram moving with a velocity of 4 meter per second is subjected to a uniform electric field of this for 10 second. Its final speed. इससे तो तुमने एक्सेलरेशन पता कर लिया होगा। ओके। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। एक्सेलरेशन कितना आया? 1 माइक्रोकूलम है ना। एक्सेलरेशन कितना आया बच्चों? 10⁻⁻6 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 1 ग्राम माइनस 3, 0.3 के बराबर आ गया बच्चों। चेंज इन वेलोसिटी कितना आएगा इससे? चेंज इन वेलोसिटी ए डेल्टा वी वेक्टर किसके बराबर होता है? ए डी टी के बराबर। तो डेल्टा वी आ जाएगा बच्चों तुम्हारे पास, क्योंकि ए यूनिफॉर्म है, तो 3 मीटर पर सेकेंड। चेंज इतना आ गया। लेकिन बच्चों ये चेंज की डायरेक्शन होती है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में। मान लो आपने 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इधर दे रखी थी, अगर बच्चों एक्सेलरेशन भी इधर है तो चेंज 3 का इधर आएगा, मतलब वेलोसिटी हो जाएगी 7। लेकिन अगर चेंज इधर हुआ तो ये चेंज इन वेलोसिटी 3 इधर होगा, 4 इधर, तो फाइनल वेलोसिटी होगी 1। अच्छा, किसी और एंगल पे हुआ, अगर ये चेंज मान लो एक्सेलरेशन ऐसे था, 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इधर थी, तो तुम्हें समझ में आ रहा है रूट के अंदर 3 स्क्वायर प्लस का 4 स्क्वायर से छोटा आएगा हमेशा, मतलब इनके बीच में आएगा, 7 और 1 के बीच में। 7 और 1 के बीच वाले सारे ऑप्शन पॉसिबल है, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑल ऑप्शंस आर पॉसिबल, बट दिस कैन नॉट बी द आंसर। अलग ही है इसका लेवल। ठीक है, अलग ही लेवल है इसका। ट्वेंटियथ वाले में डाउट है किसी बच्चे को? 20th वाले में 21। यार बहुत बड़ी शीट हो गई। 20 वाला बताना है क्या? 21 का ए, particle having positive charge is moving directly head on towards stationary positive charge particle B. At the instant A, we are at a closest distance. एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है बच्चों, स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल की तरफ मूव कर रहे हैं। द मोमेंट ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू, ऐसा कुछ दिया है क्या? मोमेंट ऑफ ए, मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, लेकिन ए का मोमेंटम जो है इसके बराबर हो, ये कोई जरूरी थोड़ी है। इनिशियली कोई जीरो थोड़ी दे रखा है, इनिशियली जीरो थोड़ी। इनके एक मिनट ना, ऐसे करके था ना, इनकी वेलोसिटी बराबर आती है जब ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे होते हैं ना बच्चों, इनकी वेलोसिटी बराबर आती है। मोमेंटम बराबर होने के लिए तो मास भी बराबर होना चाहिए ना। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू बी। यस, बी वुड हैव गेन B would have gained less kinetic energy than A would have lost, क्योंकि कुछ एनर्जी जो है उसमें चली जाएगी ना, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा देगी ना, कुछ डिस्टेंस कम हो गई है, पोटेंशियल बढ़ गई ना इनकी। तो ए, इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी थी उसका दो जगह यूज हुआ है। इसके पास काइनेटिक एनर्जी आई है और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है सिस्टम की। B would have gained the same momentum as A would have lost. Yes, सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहना, तो इसका जितना घटा उतना इसका बढ़ेगा। ठीक है भाई। 22 में डाउट है किसी बच्चे को? 22 में 22। okay, a particle of mass m charge q is thrown in a region where uniform gravitational field and electric field are present. The path of particle, देखो भाई, अगर मान लो mg नीचे लग रहा है और qe ऊपर आ जाए और ये बच्चों दोनों बराबर हो जाए, अगर ये दोनों बराबर हो गए, जैसे QE वेक्टर प्लस का mg वेक्टर, अगर ये जीरो हो गए
तो पाथ कैसा होगा, मे बी स्ट्रेट लाइन। अच्छा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ग्रेविटेशनल भी यूनिफॉर्म है, अगर ये नॉन जीरो हुए तो देयर माइट बी सम कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन में अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक लाइन में होते हैं, इन दैट केस स्ट्रेट लाइन होता है, अदरवाइज पैराबोला होता है, तो मे बी पैराबोला। सर्कल नहीं बना सकता भाई, बार बार वो एक्सेलरेशन को डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। मे बी हाइपरबोला, हाइपरबोला में भी, हाइपरबोला के लिए क्या कंडीशन होगी, हाइपरबोला कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी या तो लाइन में होगी या नहीं होगी, वेलोसिटी लाइन में होगी तो स्ट्रेट लाइन होगा, लाइन में नहीं होगी तो यस, तो पैराबोला होगा। तो ये हाइपरबोला की बात ही नहीं होगी यहाँ पे ना। ट्वेंटी थ्री में डाउट है भाई किसी बच्चे को, 23 में, ये तो आराम से हो गया होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और डायपोल दे रखा है। 23 का डी, इफ द डायपोल इज रोटेटेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल इज, वो मैक्सिमम जो होती है ना भाई, वो होती है जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होता है, वो P इंटू ई के बराबर होती है, P इंटू ई के बराबर, इसका मैग्नीट्यूड इंटू इसका मैग्नीट्यूड कर ले, दिखा रहा है क्या आंसर। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पर वो ग्राफ बनाया था ना अपन ने, ऐसे करके आया था ना ग्राफ, थीटा इक्वल टू पाई पे। ये हम लोगों ने कन्वेंशन माना होता है कि थीटा इक्वल टू 90 पे हमने डिफाइन कर रखा होता है बच्चों, रेफरेंस ले रखा होता है हमने जीरो, इसका ध्यान रखना भाई। अगर किसी ने थीटा इक्वल टू जीरो पे अगर जीरो लिया ना, उन्होंने बोला कि पोटेंशियल एनर्जी में थीटा इक्वल टू जीरो पे जीरो मान रहा हूं मैं, तो मतलब जो डायपोल ऐसे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तब मैं जीरो मान रहा हूं, तो ग्राफ पता है कैसा आएगा इसका, तो ग्राफ इसका ऐसा आएगा बच्चों, ऐसा, समझ रहे हो। फिर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी 2p के बराबर होगी और मिनिमम जीरो के बराबर होगी। ध्यान रखना, रेफरेंस हमने ये लिया होता है इसमें, ये डेरिवेशन उस दिन नहीं कराया था ना मैंने, इस चक्कर में मैं इसको बताना पड़ गया मुझे। गॉट इट। 24 वाले में डाउट है भाई किसी बच्चे को, ये तो हो गया होगा ना। 25 में डाउट है भाई किसी बच्चे को, 25, 25 एक बच्चे का है, और किसी का। An electric dipole is placed at the center of a sphere. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चों जीरो होगा ना इस वाले सर्किल पे, ये जो सर्कल होगा ना इक्वेटोरियल प्लेन वाला, परपेंडिकुलर टू डायपोल, इन सारे पॉइंट्स पे जीरो आएगा ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो ऑन द सर्कल ऑफ द स्फीयर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो ऑन अ सर्कल ऑन द सरफेस। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो ऑन अ सर्कल ऑन द सरफेस। एक मिनट, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, वो कुछ गड़बड़ है उसमें ना, एक स्टेटमेंट कुछ अलग होगा, दूसरा कुछ अलग रहा होगा, ठीक है, कुछ और अलग 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 रहे होंगे। 26 में डाउट है, 27, 28, बहुत बड़ी शीट हो गई है, कितने रह गए, वो खत्म ही नहीं हो रहे ये तो। अबे अबे, हो गया काम फिर तो। बताइए भाई, उल्टे चलते हैं। 40 में डाउट है किसी को, 40 वाले में, 40 वाले में डाउट है भाई किसी बच्चे को, 40 वाले में, 40 वाले में डाउट है बच्चों। देखो, मैं बस सारे करा नहीं, मैं अपनी तरफ से देखो पिछले 1 घंटे से आया हूं, तब से करा ही रहा हूं, और अभी भी करा ही रहा हूं। बैठ के पंचायत नहीं कर रहा, जितना होगा तुम्हारे सामने है। A uniform electric field of strength E exists in a region. The electron this enter at a point A with velocity this. ठीक है, it moves through an electric field and exit at B. B point पे बच्चों वो निकल रहा है। Then यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ है बच्चों,
बी पे निकल रहा है वो। ऐसे करके दे रखा है, एंटर अ पॉइंट ए एट द वेलोसिटी v j cap and it moves through the electric field and exit at a b। तो इन्होंने, चलो ये वाला कंपोनेंट तो बच्चों इन्होंने चेंज ही नहीं किया है, ठीक है। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों ऐसा होगा, क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन में फोर्स इधर लगा होगा, तो एक्सेलरेशन इसका इधर आया होगा बच्चों, ई ई डिवाइडेड बाई एम के बराबर, ठीक है भाई, ई ई डिवाइडेड बाई एम के बराबर। जब इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में बच्चों डी के बराबर है, देखो डी डिस्प्लेसमेंट हुआ है इस डायरेक्शन में, तो टाइम कितना लगेगा? डी डिवाइडेड बाई बी के बराबर टाइम लगेगा बच्चों। हाँ भाई, इस डायरेक्शन में तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, तो टाइम बच्चों इसको इतना लगेगा, हाफ ए इन वाई ए इन एक्स डायरेक्शन इनटू टी स्क्वायर। बच्चों ये एक्स कोऑर्डिनेट ए के बराबर था, यहाँ पे 2a हो गया है, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट इधर कितना हुआ? ए के बराबर। तुम देख पा रहे हो इसको, हाफ ई इंटू ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टी, टी की वैल्यू क्या है? डी डिवाइडेड बाई वी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए। यहां से तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, ई आ जाएगा बच्चों तुम्हारे पास एम वी स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई ई इंटू डी स्क्वायर के बराबर। ये आ गया, लो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, किधर की तरफ है? माइनस आई कैप डायरेक्शन में, ये आ गया। रेट ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, बी वाले पॉइंट पे बच्चों रेट ऑफ वर्क डन, एक तो तुम्हें वेलोसिटी पता कर लेनी है वाई डायरेक्शन में, वो सॉरी एक्स डायरेक्शन में, वेलोसिटी आएगी एक्स डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इनटू टी के बराबर, यही आएगी। हाँ भाई यही आएगी, और तुम्हें पता है कि एफ डॉट बी कर देंगे अपन, तो बस वो इस वाले कंपोनेंट की वजह से ही आएगा, पावर जो आएगा, पावर तो सिर्फ इस कंपोनेंट पे डिपेंड करता है। तो वेलोसिटी एट बी आ जाएगी तुम्हारे पास, वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए आ जाएगा तुम्हारे पास, सब आ जाएगा जीरो। यहाँ पे जीरो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और वो जो है वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे। रेट ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा भैया। डी नहीं, डी भी आ रहा है क्या? डी आ रहा होगा, सही कर लेना, सही कर लेना उसको ना, आ रहा होगा ये, ई ई डिवाइडेड बाई एम इंटू डी डिवाइडेड बाई वी के बराबर। ये कहाँ आ रहा है ये वाला? मेरा तो ये आ रहा है, वेलोसिटी एक्स कंपोनेंट इसके बराबर आ रहा है, एक्स कंपोनेंट इसके बराबर आ रहा है ना, ये ई ई डी डिवाइडेड बाई एम इंटू बी के बराबर। तो डी कहां दे रखा है? इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई कर लिया है उन्होंने। ए क्या है? कहां से आ जाएगा? 2ab डिवाइडेड बाई डी बोल रहे वो। अच्छा ई का वैल्यू पुट कर दिया, ये वाला, ये वैल्यू पुट करके 2mv स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई ई डी स्क्वायर एम बी, एक बी से भी कट जाएगा, एम से एम कट जाएगा, ई से ई कट जाएगा, 2ab डिवाइडेड बाई डी, ये आ रहा है बच्चों, ठीक है, तो डी भी आ जाएगा। चलिए 39 उसका सही कर लेना, डी भी आ जाएगा। हाँ जी 39 में डाउट है भाई किसी को? 39 वाले में नो डाउट, वेरी गुड। चलो एक आध तो छोड़ा तुम लोगों ने, ये तो अभी रिपीटेड है। 37 में डाउट है भाई किसी बच्चे को? 37 में रूपम अभिषेक आलोक, 37 द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। बच्चों यहां पे क्यू चार्ज रखा है, यहां पे आ जाएगा माइनस क्यू, और इस पे आएगा बच्चों प्लस क्यू। मुझे ये बताओ ये नॉन यूनिफॉर्म होगा या नहीं होगा अंदर वाला? क्योंकि उसको इसको शील्ड करना है, और ये कैसा होगा? ये यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि इस अकेले की वजह से अंदर फील्ड ना आ जाए, क्योंकि बाहर तो कोई है नहीं। तुम्हें पता है इन दोनों का बाहर इफेक्ट नहीं आएगा, सिर्फ इसकी वजह से बाहर फील्ड आ रहा होगा, के क्यू डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर विल बी द आंसर ड्यू टू चार्ज ऑन द
तो उन्होंने बोला ड्यू टू चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द इनर सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज जीरो। नहीं भाई, इन दोनों का जीरो आता है यहाँ पे। सुनना भाई, ये देखना, ये जो कैविटी के सरफेस पे जो चार्ज आया ना, और ये वाला जो चार्ज है, इन दोनों का इफेक्ट यहाँ पे जीरो आता है। देखो इसका आ रहा होगा फील्ड ऐसे, के क्यू डिवाइडेड बाई आर डैश का स्क्वायर। तो ये माइनस क्यू का इधर आ रहा होगा, माइनस क्यू का के क्यू डिवाइडेड बाई आर डैश का स्क्वायर, तभी तो ये कैंसिल आउट होंगे, तभी तो एक दूसरे के फील्ड को जीरो करेंगे। तो ड्यू टू चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द इनर सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज जीरो। रॉन्ग, ड्यू टू चार्ज ऑन इनर सरफेस प्लस दिस, दोनों का रिजल्टेंट जीरो आता है यहाँ पे। ड्यू टू चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द इनर सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ये आएगा, सही बात है। हाँ भाई, अंदर वाले सरफेस पे, कंडक्टर के अंदर वाले सरफेस पे जो चार्ज इंड्यूस हो रखा है उसकी वजह से इतना फील्ड आ रहा है ना, देखो ये ड्यू टू चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ये तो सही है, ये नेट आ भी रहा है इतना। ड्यू टू चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज दिस, ड्यू टू चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, आउटर वाले पे, आउटर वाले पे जो आ रहा है ना, आउटर वाले का इतना आएगा सरफेस। ये तो इन्होंने सरफेस ही मेंशन नहीं किया है, ठीक है, सरफेस मेंशन नहीं किया, कौन से सरफेस की वजह से लिख रहे हैं। आर्मी पुलिस वाले से हो गया ना, वेरी गुड, तुम्हें याद रहती है चीजें। 36 वाले में डाउट है किसी बच्चे को? 36 वाले में एक बच्चे को डाउट है, एक बच्चे का छोड़ सकते हैं अपन जो है। अब उस बच्ची ने आज पहली बार पूछा है, मैंने तो नाम ही पहली बार पढ़ा है, बता देते हैं। नेगेटिव पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट, ये तो बेटा बहुत आसान नहीं है, क्वेश्चन जो है बताने लायक ही नहीं है। 35 में डाउट है भाई किसी बच्चे को, मैं बता देता लेकिन अब क्या करूँ, उसको क्वेश्चन में दम ही नहीं है। 35 में डाउट है भाई? थर्टी फोर 34 33 33 So two large thin conducting plates with a small gap, conducting है बच्चों देखो, with a small gap in between the plate is a uniform electric field, in a uniform electric field E. Area of each plate is A and the charge plus Q and minus Q are given to these plates as shown in the figure. If point R and S, T as shown in the figure are 3 points in the space, then R, S और T. इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट आर, इस वाले पॉइंट में बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो बच्चों इन पे आमने सामने वाले सरफेस पे तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आना है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आमने सामने वाले सरफेसेस पे, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर इधर मान लेता हूं मैं x, इधर आएगा माइनस एक्स, इधर आएगा q माइनस एक्स, और इधर आएगा बच्चों माइनस क्यू प्लस का x, ऐसा होगा या नहीं होगा? ऐसा ही आएगा, ठीक है। इसमें बच्चों आउटर सरफेसेस पे चार्ज, अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा होता है ना, तो आउटर सरफेसेस के चार्ज हम बराबर नहीं लेके चलेंगे, लेकिन ये जो गॉस थ्योरम जो लगेगी वो तो अभी भी लगेगी। गॉस थ्योरम से तो नेट फ्लक्स जीरो ही आना है, नेट फ्लक्स जीरो आना है, तो इस वाले सरफेस पे चार्ज, इस वाले पे, मतलब ये आमने सामने वाले सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आएगा, ये वाली बात तो हमेशा वैलिड है, हमेशा, ये तो हमेशा होगा। लेकिन जब भी एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे ना बच्चों, तो आउटर सरफेसेस पे फिर आधे आधे चार्ज नहीं आएंगे। अब तुम्हें क्या करना है बच्चों, इस अंदर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर देना है, इस अंदर वाले पॉइंट पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो करनी है इस वाले पॉइंट पे। एक तो इन दोनों की वजह से तो आएगा नहीं इस वाले पॉइंट पे, इन दोनों के लिए तो बाहर वाला पॉइंट है, मैंने बोला था कि इन दोनों की वजह से सिर्फ इस रीजन में आता है फील्ड, इस वाले पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करना है, तो एक तो इसकी वजह से आएगा, एक इसकी वजह से आएगा। तो हम लिख रहे हैं ऐसे करके ना, q माइनस का x डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। पंचायत करना बंद करोगे?
माइनस क्यू प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। और इस वाले पॉइंट पे आ जाओ भाई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई के बराबर। नेट हमें जीरो चाहिए, नेट हमें यहां पे क्या चाहिए बच्चों, जीरो। तो जीरो होगा अगर इन दोनों को बैलेंस करते हैं, माइनस का क्यू प्लस का एक्स इज इक्वल टू क्यू माइनस एक्स प्लस का 2 एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ई के बराबर। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी बच्चों तुम्हारे पास क्यू प्लस एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ई के बराबर। ये आ गई बच्चों एक्स की वैल्यू। तो फील्ड एट एस, एस वाले पॉइंट पे बच्चों फील्ड जो आएगा इस वाले पे, सिर्फ इन दोनों चार्जेस की वजह से आएगा, क्योंकि ये और इलेक्ट्रिक फील्ड वो तो आपस में बैलेंस कर रहे होंगे। तो बच्चों इस वाले पॉइंट पे, एस वाले पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना, एक्स अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के बराबर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। तुम लिख लो इनकी वजह से भी लिखो, इसकी वजह से, इसकी वजह से और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। वैसे तो एस वाले पॉइंट पे जब लिखोगे तो एक तो क्यू माइनस का एक्स अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट आ रहा होगा, एक आ रहा होगा माइनस का क्यू प्लस का एक्स अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, एक ई आ रहा होगा, एक इस एक्स की वजह से आ रहा होगा एक्स अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, और एक इस माइनस एक्स की वजह से भी इधर ही आ रहा होगा, तो इसको 2 टाइम्स कर देना बस। तो ये तो पहले ही कैंसिल आउट हो रहे थे, ये कैंसिल आउट हो रहे थे ना यहाँ पे, ये रहे देखो बैलेंस कर रखे थे ना, तो बस इसी की वजह से बचेगा एक्स अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट प्लस का ई के बराबर आ जाएगा। एस वाले पॉइंट पे तो ये आ गया। टी वाले पॉइंट पे बच्चों, इस वाले पे और आर वाले पे, आर वाले पे बच्चों आपको लिखना पड़ेगा क्यू माइनस एक्स अपॉन टू ए एप्सिलॉन नॉट, इस वाले की वजह से इधर माइनस का क्यू प्लस एक्स अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, और ये ई इस वाले पॉइंट पे ना, आर वाले पॉइंट पे। तुम ये देख रहे हो इन दोनों का रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा, जब आप इनको ऐड करोगे ना तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, आर पे ई के बराबर आ जाएगा। इस वाले पॉइंट पे देखोगे वो भी इसका इधर आएगा और इसका भी इधर ही आएगा, जब आप इन दोनों को देखोगे ना, ऐड करोगे दोनों को, तो फिर जीरो हो जाएगा, फिर ई का ई वाला बचेगा बस। तो टी पे भी बच्चों ई होगा, आर पे भी ई होगा। एक कॉन्सेप्ट बना सकते हो बच्चों आप यहां से, अगर इन सारी प्लेट्स का नेट चार्ज जीरो है, बाहर जो फील्ड आता है ना नेट चार्ज की वजह से आता है, नेट चार्ज क्या था, जीरो। इस रीजन में फील्ड जो है ना इन इन चार्जेस की वजह से जीरो आएगा, बस एक्सटर्नल जो लगा रखा होगा उसकी वजह से ही आएगा बाहर। ठीक है भाई, अगर चार्ज होते तो बाहर जो है आर और टी पे ई नहीं आता, फिर कुछ और आता। समझ में आ रहा है? बाहर फील्ड किसकी वजह से आता है, टोटल बाहर वाले सरफेसेस के चार्ज की वजह से, और टोटल चार्ज सरफेसेस का जीरो है। ठीक है ना, टोटल चार्ज आउटर सरफेसेस पे जीरो है, इसलिए बाहर जीरो आ रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आ रहा है, एक्सटर्नल की वजह से। लेकिन ऐसा नहीं इसको रट लो तुम के हमेशा ई के बराबर आएगा, नहीं, वो लकीली टोटल चार्ज जीरो होने की वजह से इन दोनों का कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड जो आता है ना वो बाहर वाले सरफेसेस के टोटल चार्ज और एक्सटर्नल फील्ड पे डिपेंड करता है बच्चों। ठीक है, तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। 32 में डाउट है किसी बच्चे को? 32 में, 34, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज ऑफ डेंसिटी दिस, एक्स वाई प्लेन में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, वी कंसीडर गॉसियन सरफेस ऑफ दिस। अब तो बच्चों इसमें तुम्हें वो 3D में इमेजिन करना है, 5 मीटर रेडियस का सेंटर एबीसी पे, तो सेंटर बच्चों यहां है उसका, 5 मीटर रेडियस का है, इतना चार्ज उसके अंदर आएगा, स्फीयर के अंदर एक डिस्क बनेगी, पाई इंटू 5
इंटू सिग्मा इतना चार्ज होगा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा फ्लक्स टोटल चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ठीक है, सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर दे रखा है, ये आ जाएगा पहला वाला। ऐसे देखो भाई, इसको चेक करो, जैसे ये पॉइंट है 2,6, तो 6 जेड कोऑर्डिनेट है। अब तुमने बोला एक्स वाई, इधर बोला जेड में 6 गए, अब वहां 5 रेडियस का सर्कल बनाओगे तो वो कट ही नहीं करेगा इस प्लेन को, एक्स वाई प्लेन को कट ही नहीं करेगा, तो फ्लक्स 0 आ जाएगा। ठीक है, बस ऐसे ही डी ऑप्शन 4,3, मतलब 4 इधर गए 3 इधर गए, तो इसी प्लेन में तो है वो। अरे जेड में थोड़ी गए हो तुम, प्लेन से बाहर थोड़ी गए हो, सेंटर वही है एक्स वाई प्लेन में, तो स्फीयर अगेन यही डिस्क बनेगी, सेम चार्ज होगा इनक्लोज, सेम आ रहा होगा ए और डी का। हो गया भाई ये वाला कंप्लीट तुम्हारा। अभी गिव अप मत करो भाई, जल्दी से इस पे आ जाओ। ये डिस्कस हो चुके हैं हमारे कुछ, हमारा कुछ डिस्कशन हो चुका है इसका। जिनसे नहीं हो रहा भाई, दे कैन लीव द क्लास, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप देम। अगर आप सोचते हो कि आप ड्रॉपर हो और आपको आप अपनी मर्जी से अपने कंफर्ट जोन में रहोगे और सब चीजें होती रहेंगी, तो भाई देखो फिर आईआईटी की तैयारी करना बंद कर दो, क्योंकि आईआईटी में तो क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जो देखने में डराने लगेंगे। जब मैं कर रहा हूँ, मुझे तुमसे ज्यादा आलसी तो मुझे होना चाहिए ना इसमें डिस्कशन में, दुखी तो मैं हो रहा हूँ ना, सिलेबस का ठप्पा तो मेरे का लगेगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैंने कैसे डिस्कशन कराया, मैंने एंड तक डिस्कशन कराया, ये मैटर करता है बच्चों इस इंडस्ट्री में। मैंने 5 में से एक ही बताया, बच्चों को डांट के चुप करा दिया, कुछ भी कर लिया, वो हार्डली किसी को फर्क पड़ता है। मैंने ऑफिशियली सिलेबस कंप्लीट कराया, वो मैटर करता है। सो जो जाना चाहे जा सकते हैं, आई विल नॉट स्टॉप देम। चलिए भाई, कुछ क्वेश्चंस हमने इसके डिस्कस कर लिए थे, ये वाला हो चुका है हमारा, ये वाला हो गया भाई। मेरे को बताओ भाई कहां से सब्जेक्ट में कौन से 7 तक हो गए थे। ओके, 8th वाले में किसी बच्चे को डाउट है क्या? ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन टाइप का बनेगा केस। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज है तो एक्सेलरेशन इधर आ रहा होगा। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये भी तो करना ही है डिस्कस। 2 को खत्म कर दे, कम से कम एक तो खत्म होगी। डाउट है भाई किसी को? ये क्लास का क्वेश्चन है, एक्चुअली इसमें बहुत सारे क्लास के मिलेंगे, इसलिए मैं जल्दी खत्म हो जाएगी हमारी ये। 10th वाले में डाउट है भाई? 10th वाले में नो, ये भी क्लास का क्वेश्चन है बच्चों। 1/4 ऑफ द टोटल फ्लक्स, सॉलिड एंगल से कर देंगे इसको। वन पूरा कितना होता है, क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 अपॉन एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या होता था सॉलिड एंगल, ये क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन, ये होता था पर यूनिट सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल होता है 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, ए डिवाइडेड बाई रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ऐसा आ रहा हो कुछ? इससे काट दो इसको, 1/2 बचेगा हमारे पास। 1/2 इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर दो, ये 4 आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, ए इज इक्वल टू आर बाई रूट 3 आंसर आ रहा होगा। चलिए भाई, 11th वाला डाउट है किसी बच्चे को? क्लास में कराया था, एनर्जी कंजर्वेशन से करते हैं इसको। ठीक है, 12th वाले में डाउट है भाई बच्चों किसी को? बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे शीट क्लास में हो चुके हैं, इस चक्कर में ना ये जल्दी हो जाएगी कंप्लीट। 11th क्लास में हो चुका है। 13th वाला 11th क्लास में कराया था, इलेक्ट्रिक फील्ड जब पढ़ाया था ना, तब इलेक्ट्रिक फील्ड में बस शीट नहीं दी थी, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मान के कराया था। 13th का आंसर मैच नहीं किया। ओके, पॉइंट चार्ज दे रखा है बच्चों प्लस क्यू 100 ग्राम एंड मास इतना, एक्सपीरियंसेस अ फोर्स एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लॉन्ग इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। ये दे रखा है बच्चों 20 सेंटीमीटर में, व्हेन इट इज रिलीज्ड
फाइंड इट्स स्पीड व्हेन इट्स डिस्टेंस इज दिस 40 सेंटीमीटर। तो बच्चों इन्होंने 2 के लैम्डा क्यू डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू आपको दे रखी है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1000 न्यूटन। अच्छा, जब तुम इसको रिलीज कर दोगे, जब ये आर से 2r पे चला जाएगा, तुम्हें पता है इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी घट जाएगी? 2 के लैम्डा एल एन, पता है 2r डिवाइडेड बाई आर के बराबर, इतनी कम हो जाएगी। तो ये इसकी काइनेटिक एनर्जी आनी चाहिए हाफ एम बी स्क्वायर, इसके बराबर। ऊपर से एक काम करो, 2 के लैम्डा, अच्छा यहाँ क्यू भी आएगा, 2 के लैम्डा क्यू की वैल्यू ऊपर से पता कर लो। 2 के लैम्डा इंटू क्यू की वैल्यू, ये आर 20 सेंटीमीटर है, तो 0.2 से जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे 200 आ रहा होगा। तो 200 इंटू एल एन टू इज इक्वल टू हाफ एम, एम 0.1 के बराबर है वी स्क्वायर। तो वी आ रहा होगा बच्चों तुम्हारे पास यहां से, मुझे लगता है ये एक एक्स्ट्रा जीरो लगा दिया है इन्होंने ना इसमें, ये 100 रहा होगा। हाँ वो 100 रहा होगा बच्चों ना, ये वाला एक एक्स्ट्रा जीरो लगा दिया, इसको सही कर लेना, अब आ जाएगा आंसर। 14th वाले में डाउट है किसी बच्चे को? आंसर सही कर लो या तो ऐसे कर लो। 14th, एक माधव का डाउट है, और एक ही बच्चे का डाउट है, 2 दीक्षा, 3 अभिनव, आदित्य, आयान, प्रियांशु। A particle of mass m minus q moves along the diameter of a uniformly charged sphere of radius r carrying a total charge this. Find the frequency of SHM of the particle if amplitude. कितना फोर्स लगेगा भाई? q into रो, एक्चुअली अंदर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है सॉलिड स्फीयर के अंदर? इतना होता है नहीं होता है? यही होता है ना, r की जगह पे बस x रख देना, सेंटर से x डिस्टेंस पे, ये होता है फोर्स। इसको m से डिवाइड कर देना, एक्सेलरेशन आ जाएगा, ये क्या होगा ओमेगा स्क्वायर। वाह मेरे शेरो, 2 पाई रूट के अंदर एम आर क्यू डिवाइडेड बाई के कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू। इन्होंने फ्रीक्वेंसी पूछी है, उसको उल्टा कर देना, टाइम पीरियड आया, फ्रीक्वेंसी पूछी है। नेक्स्ट भाई 15th वाले में कोई डाउट है? 15th में डाउट है भाई किसी को? 16th में डाउट है भाई किसी को? 16th, 17th, 17th. The potential at a point A due to a point charge is this and this. Potential at point A due to a point charge is this. At B पे बच्चों इतना दे रखा है. What is the potential at midpoint of this? ये तो कर लो इसको, KQ डिवाइडेड बाई R1 30 के बराबर है, KQ डिवाइडेड बाई R2 20 के बराबर है, KQ डिवाइडेड बाई R1 प्लस का R2 डिवाइडेड बाई 2, ये पूछा है। यहां से R1 की वैल्यू पता कर लो, यहां से R2 की वैल्यू पता कर लो, पुट कर दो इसमें, ठीक है? इसे मैनिपुलेट करना था बस। एटीन्थ में डाउट है भाई किसी बच्चे को? 18th में, एटीन्थ में क्या हो गया? देखो भाई, तुम्हें पता है कि डीवी ओवर डीआर जो होता है वो ई के बराबर होता है, डीवी ओवर डीआर। V1 बड़ा है बच्चों V2 से, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे होंगी, इनके परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे एरो बनेगा, क्योंकि V1 बड़ा है V2 छोटा है, ठीक है? ऐसे। दूसरा इनका मैग्नीट्यूड कंपेयर करना था। देखो जहां पे गैप कम होता है ना, जैसे यहां इसका पोटेंशियल मान लो कुछ V डैश, तो देखो यहां से यहां तक ये dr ज्यादा है एज कंपेयर टू यहां का dr,
लेकिन डेल्टा भी सेम है, ये चीज सेम है। यहां पे देखो डेल्टा आर ज्यादा है, तो तुम्हें ये समझ में आ रहा है बच्चों, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। यहाँ पे जहां इक्विपोटेंशियल सरफेस जब क्लोज क्लोज आ जाते हैं ना बच्चों, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, 19th वाले में डाउट है भाई किसी बच्चे को? 19th वाले में कोई डाउट नहीं है इसमें भी? Three charges this coulomb each are placed on the corner of an equilateral triangle. If the energy supplied to this system at a rate of this, how much time it would require to move a charge onto the midpoint? पहले एक काम करो, तुम पहले इसकी इनिशियल एनर्जी पता कर लो, फिर आप इसको एक चार्ज को मिड पॉइंट पे ले आओ, फाइनल एनर्जी पता कर लो, फिर डेल्टा यू पता कर लो, यू फाइनल माइनस का यू इनिशियल। अब ये एनर्जी सप्लाई की गई है तुम्हें 1 किलोवाट, मतलब 10⁻³ जूल पर सेकंड की रेट से। यहां से तुम्हारे पास टाइम आ जाएगा, इतना एनर्जी चेंज करना था पर सेकंड, आप इतनी एनर्जी दे रहे हो, टाइम आ जाएगा। 20th वाले में डाउट है भाई? 20th वाले में 20th इसमें भी डाउट है क्या भाई 20th वाले में? एक काम करो, तुम इस रॉड की वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स मत पता करो, तुम इस डायपोल की वजह से इस पर पता करो। यहां से जाओ एक्स डिस्टेंस पे, यहाँ पे एक डी क्यू चार्ज ले लो, डायपोल का पता है तुम्हें 2kp डिवाइडेड बाई एक्स का पावर 3 इंटू डी क्यू, लैम्डा इंटू डी एक्स कर दो, इसको इंटीग्रेट कर दो ए से लेके इन्फिनिटी तक, यू विल गेट फोर्स। डायपोल की वजह से इस पर पता कर लो, मतलब इसकी वजह से इस पे आ गया। ठीक है, ये आया भाई समझ में? 21 में डाउट है भाई किसी बच्चे को? 21 21 21 में क्या था भाई? इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, इस डायपोल के दो कंपोनेंट कर देना है, पता कर ले, इस वाले की वजह से इधर आएगा, इसकी वजह से इधर आएगा, कंपोनेंट करके कर डायपोल के। 22 में डाउट है बच्चों किसी को? अभी कराया है, जस्ट अभी कराया है ऐसा क्वेश्चन ना, अभी कराया भाई, देखो खुद से भी करने की कोशिश करो। 23 में डाउट है किसी बच्चे को? 23 मैंने ऑलमोस्ट तुम्हें हर वैरायटी का क्वेश्चन करा दिया है। कितने बच्चे हैं अभी? एक मिनट ना, एक एक क्लास है मेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, उसमें उसी वाले कोर्स में ना जो रह गया था ना हमारा, उसमें कराऊंगा फिर डिस्कशन, और क्या है। हाँ वो स्पेशल क्लास है, मैं टाइम देख लेता हूँ उसका कब का है। कल तो मैं इस वाले बैच में तो करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर दूंगा भाई, कुछ भी करना पड़े करंट इलेक्ट्रिसिटी कल अपन स्टार्ट कर देंगे। इस क्लास का मैं टाइम बता देता हूँ आपको। अरे वो एक स्पेशल क्लास थी, कहाँ गई? आज कितनी? 13 14 15, वो बच्चों थर्सडे को है, थर्सडे को 1:30 PM। नहीं आज आज नहीं है, थर्सडे को, थर्सडे को 1:30 PM है। अब मैं इसको सोच रहा हूँ चेंज करने का, नहीं थर्सडे को रखते हैं, ठीक है। थर्सडे को 1:30 PM बच्चों क्लास है मेरी,
और हम उसमें क्या क्या करेंगे मैं बता दे रहा हूं पहले ना। नहीं नहीं, रीशेड्यूल नहीं कर रहे उसको। मैं बता रहा हूं बच्चों, एक तो एक्सरसाइज 3 जो तुम्हारी रह गई है 1:30 PM, 1:30 PM, 1:30 to 2:30 वो होगी, और फिर 3 बजे से तुम्हारी इधर वाली क्लास होगी। ठीक है, एक्सरसाइज 2 और 3 कंप्लीट डिस्कस करेंगे उसमें ना। 3 में जो रह गए वही ओनली। 1 के लिए एक क्लास और लगानी पड़ेगी मुझे, तुम्हारी एक स्पेशल क्लास 1 के लिए और लगानी पड़ेगी। पहले इसको कर लेते हैं, 1 के लिए एक क्लास और लगा लेंगे, ठीक है। उसमें एक ही दो ही हो पाएंगी ये, क्योंकि अभी 2 के तुम्हारे काफी रह गए हैं, इसके रह गए हैं, और अभी जो रिसेंट जेई एडवांस में जो क्वेश्चन आए हैं वो रह गए आप लोगों के। वेव ऑप्टिक्स आज रात से स्टार्ट हो रहा है 10:30 बजे इवॉल्व बैच में, ठीक है। हाँ, रात को 10:30 बजे, रात को 10:30 बजे। तुम्हें बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसमें वेव इक्वेशन क्या होती है, कैसे इंटरफेरेंस वगैरह जो भी होता है, एसएचएम तो तुमने मेरे से पढ़ाई है, ठीक है। एसएचएम में सुपरपोजिशन वाला पार्ट आता है, थोड़ा सा वेव इंटरफेरेंस आता है, वेव का थोड़ा बहुत आइडिया काम चल जाएगा। और उसके अलावा बाद बाकी मैं तुम्हें समझा ही दूंगा, बाद बाकी की तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो तुम आराम से वेव ऑप्टिक्स आके ज्वाइन कर सकते हो। वेव ऑप्टिक्स सेमीकंडक्टर इस वाले बैच में कंप्लीट कर लो। ईएम वेव, वेव ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर, ये 3 टॉपिक आप जो है इस वाले बैच में कंप्लीट कर लो। काफी थोड़ा बर्डन कम हो जाएगा हमारे ऊपर ना। वो इवॉल्व बैच है, लेकिन वो ड्रॉपर आप भी अटेंड करो उसको, ठीक है। आज से सर साउंड वेव पढ़ना होगा। साउंड वेव को उसमें जितना भी रिक्वायरमेंट है वो मैं सारा पढ़ाऊंगा तुम लोगों को। वेव ऑप्टिक्स में जो जो रिक्वायरमेंट है वो सारी मैं आप लोगों को वहीं पे, मैं ऑलरेडी जो भी टॉप कॉन्सेप्ट उसमें यूज होते हैं वो मैं सारे के सारे बता के चलूंगा साथ ही साथ, ठीक है। सो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, होमवर्क मैनेज हो जाएगा। उसकी वैसे भी एक हफ्ते में 3 क्लास होती हैं बस, और ऐसे टाइम होती है जिस टाइम तुम सबसे ज्यादा आलसी हो रखे होते हो, रात को 10:30 से 12 बजे तक। तो तुम लोग मतलब वैसे भी क्या ही तो उस टाइम को यूटिलाइज करते होगे, ठीक है। सो कुछ नहीं होगा, तुम्हारा कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कितने दिन चलेगा, आज कितनी तारीख है, 10 तारीख है। अब हफ्ते में 3 दिन मिलेंगे। कितने हफ्ते बचे हैं इसमें, 3 हफ्ते इसमें बचे हैं और 2 हफ्ते उधर बचे हैं। तो 3 और 2 5 हफ्ते, 15 क्लास बची है टोटल, 15 क्लास है। सर एक्सेल में नहीं होगा वेव ऑप्टिक्स। एक्सेल में देखो कराया सब जाएगा, बट फिर मेरे से जनवरी से पहले डिमांड मत करना। जितने भी पैरेलल कोर्सेज मैं ले रहा हूं ना वो जनवरी से पहले नहीं होंगे। अगर तुम चाहते हो जैन से पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाए, वो भी ऐसा कंप्लीट हो कि जिसमें तुम्हें समझ में भी आए। देखो, सिलेबस कंप्लीशन इज नॉट अ बिग इश्यू। किसी भी फैकल्टी के लिए सिलेबस कंप्लीट कराना बड़ी बात नहीं है, लोग कराते हैं, ठीक है। लेकिन सिलेबस ऐसे कंप्लीट कराना है कि बच्चे कहेंगे ठीक है, जितना मैंने अभी तक पढ़ा है उतना मेरे को अच्छे से आता है। सर जी कम्युनिकेशन सिस्टम मैंने, ठीक है वो आपकी मर्जी है ना। चलो बच्चों, मिले फिर आज रात को मिलते हैं, ठीक है, चलो।